हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जीओसी का लेक्चर नंबर 5 है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं रेजोनेंस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रेजोनेंस। ठीक है। तो मैं ये सोचा था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो था उसके बाद मैं सोचा था कि हाइपर कंजुगेशन पढ़ा दूँ। ठीक है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन अगर मैं पढ़ा दूँ पहले तो इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर मैं रेजोनेंस पढ़ाने के बाद हाइपर कंजुगेशन में जाऊँगा तो और भी समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है। तो अभी देखते हैं रेजोनेंस को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगर ये खत्म हो जाएगा इस क्लास में तो सही है, नहीं होगा तो इसका 2 पार्ट आएगा, फिर हम लोग जाएंगे हाइपर कंजुगेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेजोनेंस जो है ये चीज़ क्या है इसको पहले समझना होगा। तो रेजोनेंस जो होता है वो एक्चुअली जो होता है वो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये अच्छे से समझो क्या होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ओके। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है इसका मीनिंग। ठीक। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, कब होगा डीलोकलाइजेशन, कैसे कैसे हो रहा है, ये समझना होगा अच्छे से। तो एक्चुअली अगर कोई पूछेंगे कि रेजोनेंस हो रहा है कहाँ होगा, इसके लिए क्या सिस्टम चाहिए। ठीक है। कि हर जगह रेजोनेंस होगा या कुछ कंडीशन होता है इसका, कहाँ कहाँ रेजोनेंस होता है, ये हमको पहले समझना होगा। ठीक है। तो रेजोनेंस का जो एक्चुअल कंडीशन होता है वो क्या होता है कि अगर कोई पूछेगा इंटरव्यू में या तो कहीं पे भी, अगर आप बता दो ना कि रेजोनेंस कहाँ होगा जहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा, ये टर्म अगर यूज कर लोगे ना तो जो भी होगा इंटरव्यू जो भी होगा वो समझ लेगा कि ये इसके नॉलेज है, इसके बारे में डेप्थ नॉलेज है। ठीक है। तो ये जो टर्म है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हमें देखना है कंजुगेशन कब होगा, ठीक है, कब नहीं होगा। अब जो है ये जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या हो रहा है एक्चुअली। अगर मैं एक चीज समझो अच्छे से कि एक 3 कार्बन का चेन है। ठीक है। 3 कार्बन का चेन है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है या तो शिफ्टिंग होता है वो कैसे होता है, वो किस ऑर्बिटल के थ्रू होता है, ये पहले समझना होगा। तो ये एक्चुअली जो डीलोकलाइजेशन होता है इसका मीनिंग होता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जंप करना, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जंप। ठीक है। तो इसके लिए क्या ऑर्बिटल चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए पी ऑर्बिटल। ठीक है। और ये जो पी ऑर्बिटल्स चाहिए ये पैरेलल होना चाहिए। मतलब अगर एक पी ऑर्बिटल है और दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ परपेंडिकुलर है तो उसमें रेजोनेंस नहीं होगी। ठीक है। रेजोनेंस कब होगी, जब 2 पी ऑर्बिटल पैरेलल होगी। ठीक है। ये कंडीशन को अप्लाई करना होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। वैकेंट स्पेस है, यहाँ पे वैकेंट पी है। ठीक। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जंप करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा, तो क्या बनेगा सिस्टम। ये जो सिस्टम बनेगा वो ऐसा होगा कुछ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो इसके बीच में न्यू पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो ये जो पाई बॉन्ड था, जो पाई इलेक्ट्रॉन था, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के बीच में था, इस बॉन्ड से इस बॉन्ड में शिफ्ट हो गया, है ना। पाई बॉन्ड जो था 1 2 3 अगर मैं बोलूँ तो 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड था, पाई इलेक्ट्रॉन था, तो वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर 2 और 3 के बीच में आ गया। ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में एक नया CC डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और यहाँ पे जो जो ऑर्बिटल है सब पैरेलल है, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि रेजोनेंस के लिए या तो कॉन्जुगेशन के लिए, डीलोकलाइजेशन के लिए पैरेलल पाई ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी ये रेजोनेंस पॉसिबल होगा। अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो नहीं होगा। ठीक है। तो ये था बेसिक पॉइंट। अब हमें कुछ चीज़ समझना होगा कि जैसे कि हमारा जो रेजोनेंस के लिए जो फेमस एग्जाम्पल आता है, पहले हम लोग रेजोनेंस के लिए जो कंपाउंड यूज करते हैं, सबसे इजीएस्ट कंपाउंड जो है और सबसे फेमस कंपाउंड भी है वो क्या है, उसका नाम है बेंजीन। ठीक है। ये बेंजीन को हम लोग यूज करते हैं रेजोनेंस समझने के लिए, ये है बेंजीन। अब जो इसका जो फाउंडर है, मतलब
जो इसको डिस्कवर किया था बेंजीन को, उस साइंटिस्ट का नाम जो है, उसका नाम क्या है, केकुले। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे केकुले, इन्होंने बोला था कि ये एक स्ट्रक्चर दिया था, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसमें दिक्कत क्या है, अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबरिंग किया मैंने इसको। अब जो यहाँ पे जो दिक्कत आ रहा था कि यहाँ पे जो बॉन्ड है ना, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ जो बॉन्ड है कि 3 सीसी डबल बॉन्ड है, 3 सीसी सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ इक्वल तो नहीं हो रहा है ना, 3 जगह डबल बॉन्ड और 3 जगह सिंगल बॉन्ड। तो बेंजीन का जो एक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, बेंजीन का जो एक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, वहाँ पे क्या होता है, सारे बॉन्ड के बीच में जो लेंथ होता है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम के करीब करीब होता है। ठीक है, तो सारे बॉन्ड इक्वल होता है बेंजीन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 सीसी डबल बॉन्ड है, 3 सीसी सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि डबल बॉन्ड जो होता है वो कंपैरेटिवली सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है साइज में। ठीक है, तो अगर छोटा बड़ा होगा तो ये जो प्रॉपर्टी, एक्चुअल प्रॉपर्टी उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो ऐसा कुछ बना कि जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया दूसरे एटम के बीच में, जहाँ पे 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड था, 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, 3 और 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड आ गया। 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड आ गया, और 5 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड आ गया। तो इन दोनों को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो, अगर मैं इसको ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, ए और बी क्या है, ए और बी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। इसको कभी कभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ओके। तो ये तो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें भी वही दिक्कत है, यहाँ पे भी 3 डबल बॉन्ड है, सीसी डबल बॉन्ड, और 3 सीसी सिंगल बॉन्ड है। तो ये भी बेंजीन का जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो ये तो दिक्कत आ गया। तब केकुला को पूछा गया कि केकुले जो है, उन्होंने बोला था मैं तो नहीं बोला कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और ये भी नहीं है, तो ये क्या है, ये तो एक्चुअली जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, किसका, बेंजीन का। क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, हम लोग हाइपोथेटिकली इसको इमेजिन कर रहे हैं कि इसका जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है ना। तो ये एक्चुअली रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होता है, ये क्या होता है, ये एक्चुअली होता है इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर, ये रियल नहीं होता है, इमेजिनरी होता है। जो भी स्ट्रक्चर होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, वो होता है इमेजिनरी या तो हाइपोथेटिकल, कुछ भी बोल सकते हो। अब उन्होंने क्या बोला, मेरा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ये है बेंजीन का, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, कुछ ऐसा है। इसको केकुला ने बोला ये है बेंजीन, ये है स्ट्रक्चर। अब सोचने का बात है यहाँ पे, जो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो नाम है ना, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो अब एक सवाल उठा, यहाँ पे एक सर्कल बना के दिखा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट हो गया, सब सेम हो गया। कैसे हो गया, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है। तो ये जो पाई बॉन्ड था ये यहाँ से यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया। ठीक है, तो जब ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो मैं अगर इसको लिखूं तो क्या होगा, अच्छे से देखो, अगर इलेक्ट्रॉन को मैं शिफ्टिंग करूंगा तो जो मेरा नया स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो बना है, कैसे बनेगा, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो जब ये जा रहा है ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हुआ, और ये एक्चुअली पाई बॉन्ड ना डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब एक जगह में लोकलाइज नहीं है, फिक्स नहीं है। तो ये पहले यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे गया, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है पार्शियली। फिर से क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड जो था
वो शिफ्ट हो गया इधर, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट हुआ, इधर भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो डबल बॉन्ड है ये 1 और 6 के बीच में ही रहेगा, ये नहीं बोल सकते। ये क्या करेगा, मूव करता रहेगा। तभी मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि 1 और 6 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे नहीं है डबल बॉन्ड, तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ 1 और 6 के बीच में ना डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हर जगह क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो इसको हम हाइब्रिड, इसको भी बोल सकते हैं हाइब्रिड, और इसको भी बोल सकते हैं हाइब्रिड, इसको भी बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। और इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ऐसे गोला करके सर्किल करके डॉट डॉट लाइन में लिखते हैं। तो क्या हुआ, ये तो क्या हुआ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये हुआ हाइब्रिड। अब जो है सिंबल, हाइब्रिड को हम लिखते हैं इस साइन का, इस सिंबल में लिखते हैं, ये है हाइब्रिड का सिंबल, और साइन कुछ भी बोल सकते हो। और रेजोनेंस का जो साइन होता है वो होता है ऐसा, दो साइड में डबल हेडेड एरो, ठीक है। ये होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का दिखाने का रूल, ठीक है। ऐसे दिखाना होगा, जब मैं बोलूंगा कि ए और एक्स वाई दो स्ट्रक्चर है, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा। और हाइब्रिड मान लो कुछ और है, जेड है, तो ये हाइब्रिड है, तो उसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है रेजोनेंट हाइब्रिड का साइन, और ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने का साइन, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था। और इसके अलावा हाँ, और एक चीज जो है, तो मैंने ये जो बोला था कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्टिंग हो रहा है, तो बेंजीन में अगर मैं बोलूँ कि बेंजीन का जो रेजोनेंस हो रहा है, इसको अगर मैं पी ऑर्बिटल को ड्रॉ करके दिखाऊं तो कैसे दिखेगा, वो भी देख लो एक बार कैसे दिखेगा। जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इस सेट को मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, तो देखो अगर मैं बेंजीन को लिखूं, कैसे लिखूंगा, 6 कार्बन है बेंजीन के पास, ठीक है। अब पी ऑर्बिटल को मैं लिखूंगा पैरेलली, जो भी जितना सारा ऑर्बिटल है सब पैरेलल ऑर्बिटल है, ठीक है। अब मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ओके। अब जो है मान लेते यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये ओवरलैप हुआ था, पाई ओवरलैप मतलब साइड वाइज ओवरलैप हुआ था यहाँ पे। और ये जो मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, 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 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। अब क्या हुआ, अब रेजोनेंस हुआ। रेजोनेंस हुआ मतलब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ से शिफ्ट हुआ, मतलब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो क्या बना फाइनली मेरा स्ट्रक्चर्स, क्या हुआ, जो ऑर्बिटल था वो तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, जो बॉन्ड बना, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ये फिर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो ऐसा एक सिस्टम जनरेट हुआ। तो पहले मैं पूछूं कि 2 और 3 के बीच में ओवरलैप था, ठीक, फिर 4 और 5 के बीच में था, अब क्या हुआ, 3 और 4 के बीच में हो गया ओवरलैप, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो ये है ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे होता है बेंजीन का जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है उसका ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये था ओवरव्यू स्टूडेंट्स। इसके बाद हम चलेंगे कि कॉन्जुगेशन कैसे होता है, कब कॉन्जुगेशन होगा कब नहीं होगा, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके पहले और एक चीज डिस्कस करना है रेजोनेंस के बारे में, वो डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो इसको मैं ये करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। अब एक चीज समझना है कि जैसे कि मैंने लिखा था बेंजीन को, कि बेंजीन जो है इसके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको मान लेते हैं ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये RS2 मान लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, और इसका जो हाइब्रिड है वो है ये, ठीक है, ये है हाइब्रिड। इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, और इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक हाइब्रिड। अब अगर मैं बोलूँ इन तीनों का एनर्जी डायग्राम कैसे होगा, अगर मैं एनर्जी डायग्राम लिखूँ इसका तो कैसे होगा,
ठीक है। तो देखिए कि ये एनर्जी एक्सिस हो गया, ठीक है। अब क्या है, जो मेरा रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, वो क्या बोला था मैंने, एक चीज मैं मिस किया था कि मैंने क्या बोला था कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है ये सब क्या होता है, इमेजिनरी, है ना। जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी या तो हाइपोथेटिकल, ये मैंने बोला था, मेंशन किया था। लेकिन ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, वो होता है रियल स्ट्रक्चर, ये होता है रियल स्ट्रक्चर, ओके। कंपाउंड का रियल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये रियल क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही जो कंपाउंड है उसका एक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, ये स्ट्रक्चर, बाकी ये दो स्ट्रक्चर नहीं करता, ठीक। ओनली ये जो स्ट्रक्चर है यही एक्सप्लेन करता है जो बेंजीन है या तो कुछ भी कंपाउंड है उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वही एक्चुअली प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, इसलिए वो रियल है। बाकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसलिए रियल नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं, ये जो तीन स्ट्रक्चर हो गया, इन तीनों में से ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, वो रियल क्यों होता है, वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो सबसे स्टेबल है और प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये सबसे स्टेबल होगा, मतलब कि इसके एनर्जी जो होगा सबसे कम होगा, लीस्ट एनर्जी का होगा, तो सबसे नीचे होगा रेजोनेंस हाइब्रिड का पोजीशन, इसके एनर्जी सबसे कम होगा। अब जो है मान लेते हैं ये RS1 है, RS1 है और ये है RS2, ठीक है। तो मान लेते हैं कि RS1 जो है उसका एनर्जी RS2 से कम है, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता कि दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन वो बाद में समझाऊंगा मैं। ऐसे बहुत सारा स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जहाँ पे 2-3 स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, एक दूसरे से। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो जो है हाइब्रिड तो सबसे स्टेबल होगा, ये तो पता है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर और भी आ सकता है, एक मान लो RS3 आ गया, ठीक है। तो RS3 आ गया, तो इन तीनों का एनर्जी जो ऑर्डर है वो क्या है, ये सबसे कम हो गया, ये उसके बाद ये सबसे ज़्यादा है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर मैं अगर बोलूँ कि A, B, C ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और D हाइब्रिड है, तो ये RS1, ये RS2, ये RS3। तो RS1 जो है ये सबसे स्टेबल है, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, एनर्जी देखते हैं। अब जो है जो एक टर्म होता है रेजोनेंस एनर्जी, ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस एनर्जी ये क्या होता है, इसको समझना है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। ये जो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये तीन स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर जो होगा उसको आपको देखना है सिर्फ, ठीक है। तो सबसे स्टेबल ये है। तो ये जो हाइब्रिड है और जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, स्टेबल स्ट्रक्चर जो है, सबसे स्टेबल, मोस्ट स्टेबल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उन दोनों का बीच में जो गैप होता है, बीच का जो डिफरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो कुछ नहीं है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मोस्ट स्टेबल है और रेजोनेंस हाइब्रिड जो है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ये तो हो गया जो डायग्राम वाइज। अब अगर मैं पूछूं कि इस तरह मैं बोलूँ कि स्टेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन होगा, तो स्टेबिलिटी के साथ रिलेशन यही होगा कि रेजोनेंस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली जो एनर्जी होता है ना, ये एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज होता है एनर्जी। जितना ज़्यादा वो कॉन्जुगेशन में आएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन में आएगा, रेजोनेंस में आएगा, वो उतना ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा और उतना स्टेबिलिटी गेन करेगा, ठीक है। तो जितना रेजोनेंस ज़्यादा होगा वो उतना एनर्जी को लूज करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। ये एक्चुअली गेन नहीं करता एनर्जी को, रिलीज करता है, रिलीज एनर्जी है। और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है तो हमें पता है उसका स्टेबिलिटी भी उतना क्या होता है, इंक्रीज होता है, बस यही है। तो रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअली जो है रिलीज एनर्जी है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कि रिलीज एनर्जी, रेजोनेंस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है, रिलीज एनर्जी। तो स्टेबिलिटी जो होता है स्ट्रक्चर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजोनेंस एनर्जी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस। तो ये हो गया। तो आई होप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस की समझ में आया है। अब मैं चलूँगा
कि कॉन्जुगेशन किस टाइप का होता है, कब रेजोनेंस होगा, कब कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ठीक है, ये हम समझते हैं अब, ठीक है। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको इरेज कर देते हैं और इसके बाद समझते हैं जो कब रेजोनेंस होगा कब नहीं होगा, ये सब समझते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन, मैं ये टर्म यूज किया था पहले ही, कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों क्या है, सिमिलर टर्म है। कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस। अब ये कॉन्जुगेशन, ये तो रेजोनेंस, ये कब होगा, ठीक है, ये हमको समझना होगा पहले। ये कब होगा कब नहीं होगा कैसे पता चलेगा, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल होता है, वो अच्छे से देखो। पहले होता है पाई सिग्मा पाई, ऐसा का सिस्टम मिला कहाँ पे, कहीं भी अगर मिले ऐसा सिस्टम तो वहां पे रेजोनेंस जरूर होगा, ठीक। सेकेंड कंडीशन पाई सिग्मा प्लस, प्लस मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, ये अगर सिस्टम कहाँ पे मिला तो रेजोनेंस होगा, ठीक। फिर पाई सिग्मा नेगेटिव, ठीक है, ऐसा अगर सिस्टम मिला रेजोनेंस होगा, ठीक है। फिर हो गया पाई सिग्मा लोन पेयर, रेजोनेंस होगा। और चौथा कंडीशन पाई सिग्मा रेडिकल, रेजोनेंस होगा, ओके। तो ये कुछ बेसिक कंडीशन है, और भी हो सकता है, सॉरी ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स क्या है, पाई सिग्मा वैकेंट डी, वैकेंट डी, उधर भी रेजोनेंस होगा, उसका हम पी पाई डी पाई भी बोलते हैं, बट उसको रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो रेजोनेंस होगा नहीं होगा ये ऐसे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। तो अब वन बाय वन देखते हैं पहले, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं पहले, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहला कंडीशन, अगर ऐसा सिस्टम मिला, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, CH2, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, CH2 डबल वन CH बॉन्ड CH डबल वन CH2, ठीक है। तो ये सिस्टम देखो अच्छे से स्टूडेंट्स, ये क्या है, पाई है, ये सिग्मा है, पाई के बाद सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद पाई बॉन्ड, तो रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस का हम लोग कैसे लिखेंगे ये भी समझना है कि इस पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। ये रेजोनेंस हो गया, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में 5 बॉन्ड हो जाएगा, है ना, 5 वैलेंसी हो जाएगा, तो इसको भी शिफ्ट करना होगा। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, H2C प्लस, यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये CH CH2 माइनस, है ना। तो ये हो गया इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो हो गया, तो इसका रेजोनेंस हो रहा है। अगर मैं बोलता कि ये सिस्टम मैंने दे दिया कि पाई सिग्मा सिग्मा पाई, यहाँ पे क्या रेजोनेंस होगा, यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पाई है, पाई के बाद क्या है, सिग्मा है, पाई सिग्मा, उसके बाद फिर से सिग्मा है, फिर पाई है, ये ऐसा सिस्टम में तो रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है, ये तो पहला हो गया। सेकंड कंडीशन जो है क्या था, पाई सिग्मा प्लस, मतलब क्या, एक पाई बॉन्ड होगा, जैसे कि मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है, प्लस है, मतलब एक वैकेंट ऑर्बिटल है, प्लस है, ठीक है। तो इसका क्या है, वैकेंट P है इसके पास, है ना, प्लस है, तो पाई इलेक्ट्रॉन लेने का जगह है इसके पास, तो क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्या होगा, तो यहाँ पे वैकेंसी जनरेट होगा, प्लस आ जाएगा, और ये CH प्लस CH2 हो जाएगा, तो क्या हुआ, यहाँ पे रेजोनेंस हुआ, ये जो सिस्टम है। और एक चीज स्टूडेंट्स याद रखना कि रेजोनेंस जब होता है ना, एटम का शिफ्टिंग नहीं होता है, उसमें जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या तो जितना भी लोन पेयर पहले से था ऐसे ही रहेगा, जितना पाई बॉन्ड पहले था, जितना सिग्मा बॉन्ड पहले था, बाद में भी उतना ही पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर रेडिकल कुछ भी हो अनपेयर्ड सब रहेगा, कोई चेंज नहीं होता है, एटम का शिफ्टिंग नहीं होता है। ये जो रेजोनेंस फेनोमेनन है क्या है, एक्चुअली शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थ्रू ए सिस्टम, उसका जो खुद का सिस्टम है उसमें ही इलेक्ट्रॉन का जो डिलोकलाइजेशन वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एटम शिफ्ट हो गया या तो बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है, कोई भी इनर प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा, ठीक है, यही होता है रेजोनेंस। तो यहाँ पे देखो कितना पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड, है ना,
तो ऐसा ही है, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक प्लस था, यहाँ पे भी एक प्लस है, तो कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ अगर मैं पूछूं कि 1 2 3 कार्बन लूँ तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, ये 1 2 3 2 और 3 के बीच में हो गया, बट ये इक्विवेलेंट ही हुआ, कोई चेंजेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा ही है, ठीक है। फिर हम लोग जाते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या था, पाई सिग्मा नेगेटिव, मतलब एक पाई बॉन्ड ले लिया मैंने, यहाँ पे CH एक CH2 नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब एक चीज, मेन चीज, कि मैं जो एरो घुमा रहा हूँ और किस साइड घुमा रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। एरो में किस साइड घुमाऊंगा, कहीं पे भी घुमा दूँ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये समझना होगा पहले। देखो यहाँ पे तो ठीक है, पाई बॉन्ड था, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, इसलिए दिक्कत नहीं था। मैं इधर भी घुमा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर घुमाया था एरो को, अगर मैं ऐसे घुमाता फिर भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। उस केस में यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होता और यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। बट यहाँ पे दिक्कत हो जाता, यहाँ पे क्यों दिक्कत होता, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे क्यों दिक्कत होता कि CH2 डबल वन CH बॉन्ड CH2, ठीक है, ये प्लस, तो यहाँ पे प्लस है, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे प्लस है, कोई इतना भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा, यहाँ पे तो कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि पाई जो इलेक्ट्रॉन है इसको इधर ही घुमाना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता, तो इधर देखो अच्छे से, यहाँ पे पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप लोग ऐसे ही कर दोगे कि पाई इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे भेज दिया इसको, ठीक है, ऐसे भेज दिया, तो क्या बनेगा, CH2 प्लस, यहाँ पे CH, ठीक है, यहाँ पे CH और यहाँ पे डबल वन CH2, ये बन गया। और नेगेटिव तो पहले से ही था, है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो 2 नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो ये स्टेबल होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि नेगेटिव ये ऑलरेडी है। तो ये नेगेटिव चार्ज तो क्या करेगा, कोई अगर चार्ज स्पीसीज है, मैं पहले बोला था क्लास में, चार्ज स्पीसीज जो होता है वो खुद को न्यूट्रलाइज करना चाहता है ना, तो वो खुद के पास इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा ना, वो क्या करेगा, मेरा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मुझे न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है, मुझे जो नेगेटिव चार्ज मेरे उस सर के ऊपर चढ़ा है, जो सर के ऊपर है, उसको मैं रिलीज करूँ, तो कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, ठीक ना। रेजोनेंस के थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, स्टेबल स्ट्रक्चर, कभी भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ठीक है। वो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी पढ़ेंगे अगली क्लास में, उसके पहले मैं थोड़ा सा बता दिया कि हमें हमेशा स्टेबल स्ट्रक्चर को सोचना है, ऐसे नहीं सोचना है कि अनस्टेबल स्ट्रक्चर में प्रेडिक्ट कर लूँ, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो शिफ्टिंग होगा ऐसे नहीं होगा, ठीक है, कैसे होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, जैसे आ जाएगा तब क्या होगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 5, तो 5 तो नहीं होल्ड कर पाएगा कार्बन, तो ये पाई वन को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसा होगा, CH2 माइनस बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी इक्विवेलेंट ही हुआ, लेकिन ये बना, ठीक है। तो ये थर्ड एग्जाम्पल हो गया। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे क्या बोला था, पाई सिग्मा लोन पेयर पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक लेते हैं कि एक पाई बॉन्ड ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड पाई सिग्मा है, CH इसके बाद पाई सिग्मा हो गया। अब लोन पेयर, मैं ऐसा ग्रुप लेना है जहाँ पे लोन पेयर है, जैसे कि मान लिया मैंने ले लिया NH2, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, OH भी ले सकता था, ठीक है, ऐसा एक सिस्टम मैंने ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ऑब्वियसली होगा, लेकिन ऐसा ही होगा कि इसके ऊपर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये होगा डायरेक्शन। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे शिफ्ट हो गया और क्या हुआ, तब क्या बनेगा, और ऊपर वाला मैं पहले दिखाता हूँ, अगर मैं ऐसे शिफ्ट करूँगा, ये एक्चुअल है, तो क्या बनेगा, CH2 माइनस बॉन्ड CH प्लस NH2 प्लस, ऐसे बनेगा, है कि नहीं। ये जो बना ये स्टेबल है, क्योंकि लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में आ रहा है, ना कि पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा रहा है उसके साथ, ठीक है। तो ऐसा होगा एरो, ऐसे नहीं होगा कि पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, वो दे पाएगा दूसरे को। तो जो एरो होगा ऐसे होगा कि लोन पेयर खुद के ऊपर है, वो दे देगा, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये बन गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बट ये जो बना इक्विवेलेंट नहीं बना, ठीक है। इक्विवेलेंट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 चार्ज स्पीसीज जनरेट हो गया, लेकिन इस पे कोई ऐसा स्पीसीज नहीं था, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस,
नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो मेरा मूल मतलब जो मेन स्ट्रक्चर था उसका मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, बट ये तो सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या दोनों सेम था, इसलिए इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था? सेम था, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था वो क्या था? H2 प्लस CH नॉर्मल CH2 दोनों सेम है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो क्या है? इक्विवेलेंट है। लेकिन ये इक्विवेलेंट नहीं है, जैसे कि ये भी नॉन इक्विवेलेंट है, नॉन इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये भी इक्विवेलेंट है, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो 4 हो गया। इसके बाद क्या है? 5 पे आते हैं हम लोग, इसको हम इरेज करते हैं अभी। जो 5 नंबर जो था हमारा क्या था? पाई सिग्मा रेडिकल, उस पे आते हैं। पाई सिग्मा रेडिकल, पाई सिग्मा रेडिकल कैसे होगा? एक पाई बॉन्ड ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, आप ले लेते हैं रेडिकल, है कि नहीं? रेडिकल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? पाई सिग्मा रेडिकल। अब रेडिकल के केस में हम लोग पहले बोले थे, जब पढ़े थे कि होमोलिटिक फिशन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज पढ़ा था ना, कि तब क्या पढ़ा था मैंने कि जो रेडिकल होता है, रेडिकल का जब क्लीवेज होता है या तो रेडिकल जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वहाँ पे क्या होगा? जो बॉन्ड टूटेगा वो होमोलिटिकली टूटेगा, नॉट हेटेरोलाइटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे होगा होमोलिटिक क्लीवेज पाई बॉन्ड का और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे सिंगल हेडेड ऐसे एरो नहीं देंगे, ठीक है। हम लोग कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, इसको होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और ये क्या होगा एक्चुअली? इसका स्ट्रक्चर जो होगा H2C, और ये रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, तो बनेगा क्या? बनेगा ऐसे CH2 यहाँ पे रेडिकल। तो ये भी इक्विवेलेंट हुआ, बट इसका मतलब मैंने एक बार में दिखा दिया, यही स्ट्रक्चर है। ये अगर मैं तोड़ के लिखूँ तो कैसे होगा? पहले ऐसे होगा, रेडिकल, ये भी रेडिकल, ये भी रेडिकल, तीनों रेडिकल बना, फिर ये दो जोड़ दिया। लेकिन आपको दिखाना यही है, लेकिन इसको नहीं दिखाना है, ठीक है। मैंने दिखा दिया ब्रेक करके, पहले ब्रेक होगा फिर दोनों जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा। तो पहले जैसा था ऐसे ही है, तो ये भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, है ना। ERS हो गया, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस ये एक एग्जांपल हो गया। अब जो लास्ट एग्जांपल था वो क्या था? पाई सिग्मा वैकेंडी। ये कब होगा? ये कब होगा? पाई सिग्मा वैकेंडी मतलब हमारे पास ऐसा एलिमेंट होगा जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। वैकेंट पी तो मैंने बोल दिया, ये सब वैकेंट पी का एग्जांपल है, लास्ट जो होता है। अब वैकेंट डी कब होगा? जैसे कि क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, इन लोगों के पास क्या होता है? वैकेंट डी होता है। तो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो CH2 है, ठीक है, CH2 है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ ACH जुड़ा है, थाइवाल। तो इसके पास क्या है? लोन पेयर तो है ही, तो लोन पेयर है। तो एक चीज है, अगर मैं ये एग्जांपल लेता CH2 माइनस OH, इसके अगर बात करूं मैं, इसमें भी दो ही लोन पेयर है जैसे कि सल्फर में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रेजोनेंस होगा? इसको छोड़ो, इसको सोचो, यहाँ पे क्या रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? नेगेटिव है, लोन पेयर है, कोई जगह ही नहीं है ना, रेजोनेंस होने का क्या जगह है कि नहीं होगा? और एक चीज जो है मैं बताना भूल गया, ये जो 6 एग्जाम्पल हो गया, और भी कुछ कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पे हो गया प्लस, और प्लस हो गया, सिग्मा हो गया, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, ऐसा अगर हुआ तब भी होता है, तब भी रेजोनेंस होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल छूट गया था, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका क्या होगा? इसका एग्जाम्पल मान लो CH2 प्लस हो गया, तो प्लस पहले, फिर सिग्मा हुआ, फिर लोन पेयर हुआ, जैसे कि NH2। तो इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट पी है, ये पी में है ना, वैकेंट पी में, तो ये दे देगा। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा? H2C डबल बॉन्ड NH2, ये बन जाएगा बस। तो ये भी रेजोनेंस हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल बचा था मेरा, वो लिखा दिया मैंने, मेरा दिमाग से उड़ गया था ये, तो भी है। तो ये भी याद रखना। आप जो पॉइंट में बोल रहा था, यहाँ पे आओ, ये जो है CH2 माइनस OH, यहाँ पे रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगर ये प्लस होता, जो एग्जाम्पल मैंने लिया था प्लस सिग्मा लोन पेयर, ये अगर होता तब ये हो जाता, इजीली हो जाता रेजोनेंस। लेकिन ये माइनस है, माइनस में कैसे होगा? ये भी लोन पेयर है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों रिपल्सन करेगा ना, कोई जगह ही नहीं लेने का, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। लेकिन इस पे बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे जो सल्फर, इसके पास वैकेंट डी है, लेने का जगह है, तो नेगेटिव चार्ज लोन जो है
ये वैकेंट डी में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या बनेगा, H2C डबल बॉन्ड SH। तो ये वैकेंट डी में आ गया ना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं एलिमेंट लिया जिसके पास वैकेंट डी अवेलेबल है। यहाँ पे वैकेंट डी नहीं है ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन को वैकेंट डी नहीं होता है, ये सल्फर के पास होता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो ये दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और एक चीज होता है जैसे कि SH हो गया, अगर मैं ऐसे लेता एग्जांपल CH2 माइनस और क्लोरीन अगर लेता, इसके पास भी क्या वैकेंट डी है ना, लोन पेयर तो है ही। अगर लोन पेयर देख के मैं बोलूंगा रेजोनेंस नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी है तो लेने का जगह है, तो ये भी इसके पास भी वैकेंट डी है, लेने का जगह है, यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ, ये भी रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव हो गया, यहाँ पे भी नेगेटिव हो गया सल्फर के ऊपर। तो ये था ओवरऑल कॉन्जुगेशन कब होगा कब नहीं होगा, कब नॉन इक्विवेलेंट होगा कब इक्विवेलेंट होगा, ये भी था, ठीक है। तो ये था ओवरऑल जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हुआ कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ और कुछ एक्सेप्शन भी बताता हूँ, ठीक है। इसको मैंने पहले इरेज कर देता हूँ। बाकी जो भी है नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट्स, तो पॉज करके नोट डाउन कर लियो। तो और जो भी है मेरा सीक्वेंस वाइज चल रहा है, और भी लेक्चर आएगा बाद में भी, तो नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हो और रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ओवरऑल अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा, इसके बाद थोड़ा बहुत बुक भी फॉलो कर लेना, ठीक है। और जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वो भी नोट डाउन कर लेना, तो और भी ईजी होगा समझने में। तो आगे आते हैं जो हमारा एक्सेप्शनल पार्ट है, और कुछ एग्जांपल लेके मैं आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एक्सेप्शन पार्ट में पहले बोल देता हूँ, फिर एक दो एग्जांपल करा दूंगा कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH3 प्लस, ठीक है। और एक एग्जांपल ये है CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड OH2 प्लस। ये अच्छे से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताइए स्टूडेंट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं। यहाँ पे दोनों जो एग्जांपल है बनेगा कि नहीं, कोई बनने का पॉसिबिलिटी है कि नहीं, अच्छे से समझो स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने बताया था, अगर ऐसा सिस्टम होता CH2 प्लस, ऐसा सिस्टम होता तो क्या होता रेजोनेंस हो जाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये जो नाइट्रोजन है तो इसमें एक दिक्कत है। तो अभी मेरे घर पे करंट चला गया है, थोड़ा रुकिए स्टूडेंट्स, थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर समझाता हूँ। तो मैंने विंडो खोल दिया हूँ, तो हाँ लाइन भी आ गया है, थोड़ा रुकिए स्टूडेंट्स। अब दिख रहा है ना अच्छे से सब, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। तो बताते हैं कि पहले मुझे देखना है ये जो प्लस है, जो नाइट्रोजन है, इसके पास लेने का जगह है कि नहीं। पहली बात तो देखो, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। मतलब क्या है, इसका जो ऑक्टेट है ये पूरा कंप्लीट है, और इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है लेने का। यहाँ पे क्या था वैकेंट पी खाली था ना, इसमें वैकेंट पी खाली था, और इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट था। ये तो इंपॉर्टेंट चीज है ना, पहले मुझे क्या देखना, ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है कि नहीं, क्लास देख रहा हूँ ना मैं इसमें। तो इसका लेने का जगह तभी होगा ना जब इसका वैलेंसी जो है, वैलेंसी इनकम्प्लीट रहेगा, है ना। कार्बन का कितना वैलेंस होता है 4, तो कितना बॉन्ड बना है इसमें 3 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड वो बना सकता है, ठीक है, उसका कैपेबिलिटी है। लेकिन नाइट्रोजन तो 5 बॉन्ड नहीं बनाता ना, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है 3 बॉन्ड बनाता है, या तो 4 बना सकता है, लेकिन उसमें प्लस आएगा, है कि नहीं। तो वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे दे दूंगा, तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो स्टेबल नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, CH पाई यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे NH, लेकिन नाइट्रोजन का वैलेंसी 5 नहीं होता है, बाकी सबका होता है, फास्फोरस आर्सेनिक, इसका नहीं होता। तो यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो रेजोनेंस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम पॉइंट यहाँ पे भी है,
इसके पास भी देखो कोई लेने का जगह नहीं है ना, कोई लेने का जगह इसके पास नहीं है, ऑलरेडी इसके पास फिलअप है, पूरा फिलअप है ऑक्टेट, तो कोई लेने का जगह नहीं है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये तो एक्सेप्शन केस था जहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, आई होप पूरा समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आप 2-3 एग्जाम्पल करा देते हैं, बताइए ये कहाँ पे रेजोनेंस होगा, कहाँ पे नहीं होगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी बता देते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल करा देता हूँ, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। हाँ, और एक चीज़ बताना है, सॉरी स्टूडेंट, और एक चीज़ जो है, ये तो एक्सेप्शन बता दिया, और मैं ऐसे बोलूँ एग्जाम्पल ले लूँ, तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं करा देता हूँ, इजी होगा। CH2CH OCH3, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, इसके बाद इसके साथ ही मैं डाल दूंगा उस क्वेश्चन को और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने 7 एग्जाम्पल लिया हूँ, तो सॉल्व करते हैं। पहले देखो यहाँ पे क्या है, पाई है सिस्टम, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक ना। तो पाई सिग्मा लोन पेयर देखिए यहाँ पे, तो रेजोनेंस होगा, ये होगा रेजोनेंस। यहाँ पे देखते हैं पाई है, सिग्मा है, पाई सिग्मा सिग्मा नहीं होता है, रेजोनेंस नहीं होगा। ओके, फिर आते हैं इस पे, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है रेजोनेंस। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है, नेगेटिव है, मतलब लोन पेयर नेगेटिव, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, नेगेटिव लोन पेयर जो भी है ये है। फिर क्या है, सिग्मा है, फिर क्या, फिर से सिग्मा है। तो नेगेटिव या लोन पेयर जो भी है, सिग्मा सिग्मा ये नहीं होता है कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं नेगेटिव है, सिग्मा है, लोन पेयर है, नेगेटिव सिग्मा लोन पेयर नहीं होता है ना, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं क्या है, प्लस सिग्मा पाई, ये होता है पाई सिग्मा प्लस, ये जो है, तो रेजोनेंस होगा। ये रेजोनेंस कैसे होगा, ये ऐसे आएगा, पाई सिग्मा पाई दो रेजोनेंस हो रहा है, और इधर भी आएगा बस, तो ये भी इक्विवेलेंट बनेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 प्लस, ये बन जाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका। अब इस पे आते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड आप बोल सकते हो बाई, और मैं इस पे ऐसे लिखूँ तो समझ में आएगा कि क्या है, ये पाई, ये सिग्मा, ये प्लस, तो होना चाहिए ना, पाई सिग्मा प्लस तो हो रहा है, होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नॉट डोनेटिंग। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था किसी का, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये दे सकता है, क्योंकि मैं पढ़ा भी था प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट में, ये जो होता है ये क्या करता है, प्लस आई शो करता है, क्योंकि देता है इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटेबल होता है। लेकिन CO का जो इलेक्ट्रॉन है ये कभी भी डोनेटेबल नहीं होगा, ये वो ऑक्सीजन खुद के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज को रखेगा, ये हमेशा ऐसे होगा ओपन, ऐसे अगर होगा तो ये कभी नहीं दे सकता ना, ये पाई बॉन्ड को कभी ऐसा शिफ्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नेगेटिव चार्ज को ले लेगा, कभी भी वो पाई इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर नहीं देना देगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये क्या पोलर बॉन्ड है, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अच्छे से समझ में होगा, ठीक है। ऐसा ही सेम एग्जाम्पल ये भी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको कभी भी नहीं दे सकता, ठीक है, ये खुद के ऊपर रखेगा इलेक्ट्रॉन को, अगर रिलीज भी होगा तो ऐसे होगा तो ये तो नेगेटिव चार्ज नहीं है ना, तो कैसे होगा, नहीं होगा। अगर मैं ऐसे बोलता कि CH2 माइनस है और CH है, तब हो जाता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसको तो ये पाई बॉन्ड को खुद के ऊपर लाना है बस, तो ये रेजोनेंस हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा रेजोनेंस, लेकिन इस केस में नहीं होगा। तो प्लस का 2-3 एक्सेप्शन था, ऐसे एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। और एक एक्सेप्शन जो होता है पहले बताया मैंने, NH3 प्लस ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स था, उसमें भी नहीं हुआ था, बस। तो यही था ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ रेजोनेंस।
ये पार्ट 1 था। इसके बाद जो अगले लेक्चर होगा उसमें स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। आई होप स्टूडेंट्स ये सब समझ में आ गया होगा। तो हैप्पी लर्निंग, बने रहिए हमारे साथ। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।